तो जय जिनेंद्र आप सभी से। तो जैसे कि प्रॉमिस किया था, आज हम लोक की क्लास शुरू करते हैं। तो जितना कुछ मेरे वश में है मैं बताने का प्रयत्न अवश्य करूंगी। और बहुत खूबसूरत विषय है, भगवान की वाणी है, हम सब कोशिश करेंगे आनंद लेने की। और हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं समृद्धि। तो समृद्धि, आप नवकार मंत्र से शुरुआत कीजिए। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो लोये उवझायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसे पद्मं हवै मङ्गलम् पद्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गलं सर्वे कल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। श्री वीराय नमः। तो आज से हमारी चर्चा लोक पर। तो ये जो लोक है, हम इसकी जो चर्चा करेंगे, ये किस आधार पर करेंगे? सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर, आगम का जो भी विषय है उसके आधार पर हमारी चर्चा होगी। यही हमारी चर्चा का आधार होगा। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मेरे समझने में, समझाने में, बताने में, आगे कुछ भी कहने में कहीं भी कोई भी गलती आए, हम छद्मस्त जीव हैं, आ सकती है। तो उसके लिए पहले से ही हम क्षमा याचना, बारंबार क्षमा याचना में करते हैं। तो देखिए, हम इस लोक के बारे में जानना चाहते हैं। जनरली होता क्या है, हम इन 24 घंटों में ज्यादातर जो समय है वो किस में व्यतीत करते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना? खाना क्या बनेगा, आज कपड़े कौन से पहनने हैं, इसके बाद अब क्या होगा, तब क्या होगा। तो मैक्सिमम जो हमारी लाइफ है वो इसी में ही व्यतीत हो जाती है। और क्या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या जिंदगी यही है, इतनी सी ही है? पहनना क्या है, खाना क्या है, जाना कहाँ है, मिलना किससे है, बातें कौन सी करनी है, किसने तारीफ कर दी, किसने बुराई कर दी, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसे कहता कैसा होना चाहिए, किसे कैसा नहीं होना चाहिए। क्या कभी भी ऐसा हमें लगता है कि इसके अलावा भी हमारी कोई जिंदगी है? भगवान ने कहा, नो सन्ना भवई। नो सन्ना भवई यानी जगत के अनंत जीव, जगत जगत के अनंत जीव, मैक्सिमम जीव ऐसे हैं, अधिकतम जीव ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। और ना उनके मन में ऐसा कोई विचार आता है कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। स्वामी भीकर्ण जी के एक रात को जब तीव्र बुखार हुई, तबीयत खराब हुई, तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा कि आज यदि काल आ जाए, आज यदि मैं मर जाऊं, तो मेरा क्या हश्र होगा? मैं यहाँ से मर करके कहाँ जाऊंगा? आगे क्या होगा? क्या हमारे मन में कभी भी इस संसार से हटकर, इस रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कभी ऐसा कोई विचार आया है? अगर आया है या अगर आता है, तो इस मानव जन्म का वास्तविक जो स्वरूप है या इस मानव जन्म की वास्तविक कद्र को हम शायद समझने लगे हैं। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, आज जैसा हूं, जहां हूं, वहां क्यों हूं?
कुछ लोग मुझसे बेहतर क्यों हैं, मुझसे अमीर क्यों हैं, मुझसे खूबसूरत क्यों हैं, मुझसे अधिक ज्ञानवान क्यों हैं, और कुछ लोग मुझसे कमतर क्यों हैं? क्या कभी भी मन में ऐसा विचार हमारे आता है? कभी कभी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे कैसे मिल जाता है, और कभी कभी इतनी शिद्दत से चाहने के बाद, इतनी शिद्दत से मांगने के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी कोई चीज मुझे क्यों नहीं मिल पाती है? मेरे भीतर क्या है, मेरे बाहर क्या है? तो आइए समझते हैं हम इस लोक को। हम और आप जहाँ बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हैं, मैं जहाँ बैठी हूँ, कहाँ बैठे हैं? किसी एक किसी एक मोहल्ले, किसी एक गली, किसी एक कॉम्प्लेक्स में हम बैठे हैं, जो किसी शहर का हिस्सा है, और वो शहर किसी देश का हिस्सा है, और वो देश किसी महादेश का, महाद्वीप का, कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और वो जो कॉन्टिनेंट है वो इस पृथ्वी का हिस्सा है। सिर्फ इस पृथ्वी, इस अर्थ, इस धरती का हिस्सा है। और ये पृथ्वी हमारे इस सौर मंडल, इस सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब इस इतना तक, यहाँ तक तो जो वैज्ञानिक हैं वो जान चुके हैं, वो और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य ग्रहों पर अपने स्पेस शिप्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे उन्हें ऐसा लगता है हमारे ही जैसे न जाने और कितने सोलर सिस्टम्स इस यूनिवर्स में, इस लोक में व्याप्त हैं। मगर वहां तक पहुंचना अभी साइंस के वश की बात नहीं है। कोशिश में लगे हुए हैं कि इसके आगे भी वो बढ़ सके। तो कितना बड़ा यूनिवर्स है ये, जहां बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सौर मंडल हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, क्या क्या है चारों तरफ। हम जिस लोक की बात कर रहे हैं वो विशाल है, बहुत विशाल, बहुत विशाल, इतना विशाल है कि हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना विशाल है ये लोक। और विज्ञान जिस क्षेत्र को जान पाया है अभी तक, वो केवल उस विशाल क्षेत्र में एक छोटे से बिंदु के समान है। इतना छोटा बिंदु जो शायद दिखे भी ना कि वहां पर एक बिंदु है, इतना छोटा बिंदु है। तो हम इस लोक के बारे में जानेंगे जिसे हम अभी बिंदु कह रहे हैं। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है श्रद्धा। श्रद्धा सबसे बड़ा आधार है। तो किसी भी चीज को, इस लोक को समझने से पहले ये ध्यान रखिए कि हमारा आधार श्रद्धा है। मन में कोई भी जिज्ञासा आए, प्रश्न आए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, परंतु आवाज धीरे आ रही है, बहुत आवाज धीरे बहुत आ रही है। आवाज धीरे आ रही है। ईयरफोन यूज कर लीजिए, क्लियर है वैसे। तो नहीं, मैं एक्चुअली टैबलेट पे हूँ। नहीं आ रही है, नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर आ रही है एकदम। ठीक है। क्लियर है संस्कृति दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया है सब। राइट। तो हाँ, हम कहाँ थे? तो हमारा आधार क्या है? मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। हमारा आधार है श्रद्धा। तो इस चीज का हमेशा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब समझिए, ये सोच के रखिए कि हम जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ये आगम वाणी है, भगवान की वाणी है। ठीक है ना? तो जो भी प्रश्न पूछे वो हट से हट करके ये मानना जरूरी है कि सर्वज्ञ ने जो देखा, जो हमें बताया, वो सत्य है। त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम, त्वमेव सत्यम। आपने जो कहा, जो बताया, जो देखा, वो सत्य है ना? और इसी को मानने का प्रयत्न करिए। क्योंकि अगर हम कहें
समझिए मैं मानना ही नहीं चाहती किसी बात को, है ना। अगर आप मुझे ये समझाने की कोशिश, मैं कह दूंगी कि नहीं 2 + 2 4 नहीं होते, है ना। आप समझा के दिखाइए मुझे, कैसे समझाएंगे। मैं तो कहती हूँ 2 + 2 5 होते हैं, है ना। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर मैं अडिग हूं कि नहीं 2 + 2 5 ही होता है, तो शायद समझाने में तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हमारा आधार श्रद्धा है, हमारे सोचने में, समझने में, देखने में, बताने में या सुनने में गलती हो सकती है, लेकिन जो आधार है वो गलत डेफिनेटली नहीं है। और श्रद्धा का आधार कौन है? तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान। और क्यों वो हमारे श्रद्धा के आधार है? क्योंकि वो वीतराग है, राग द्वेष से रहित है। ना राग और ना द्वेष, और जिनमें राग द्वेष नहीं होता, ऐसे जीव जो होते हैं उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। आप में या मुझ में स्वार्थ हो सकता है क्योंकि हम छद्मस्त जीव हैं, मगर जो राग द्वेष से रहित है वो केवल सत्य को देखते हैं। और दूसरा, ये वो जीव है जो सत्यव्रती हैं, तो उनके मुंह से मिथ्या वचन निकलने का सवाल ही नहीं है। प्लस वो वीतराग वीत द्वेष है, सर्वज्ञ है, केवली है। तो जो देखा उन्होंने वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर देखा। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। ऐसे वीर प्रभु, ऐसे भगवान जिन्हें ना कोई तारीफ करे तो फर्क पड़ता है, इंद्र आकर के उनके चरणों में लौट जाता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चंड कौशिक सर्प उनके पैरों में डंक मार देता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे होते हैं तीर्थंकर केवली भगवान, और इसीलिए वो हमारी श्रद्धा का आधार है। तो आइए समझते हैं हम लोक को, ठीक है। तो लोक की चर्चा हम शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए आकाश, आकाश यानी स्पेस, ठीक है। चारों तरफ आंख बंद करके सोचिए एक बार, आकाश चारों तरफ, आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, अनंत आकाश, अनंतानंत आकाश। आकाश जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई गंध है, ना कोई स्पर्श है। ऐसा आकाश जो ना पुद्गल है, ना जीव है, जो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए वो हमें नहीं दिख सकता। ये जो हमें ऊपर दिखता है नीला नीला सा आसमान, या जिसे हम आकाश कहते हैं, ये तो दिखता है, इसलिए ये पौद्गलिक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम उस आकाश की बात कर रहे हैं जो 10 दिशाओं में है। ऊपर भी है, नीचे भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, हर तरफ आकाश व्याप्त है, स्पेस व्याप्त है। हम सब जिस पर टिके हुए हैं वो क्या है? वो आकाश है, वो स्पेस है, वो अनंत, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला अनंतानंत आकाश है। और हमारा ये लोक, ये क्या है? उस अनंत आकाश में एक बिंदु के समान, एक बिंदु के समान है। मानिए एक बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल, और उस बड़े से हॉल में एक रज कण के समान, मिट्टी के कण के समान, उतना बड़ा ये हमारा लोक है जो शायद नजर ही नहीं, इतना छोटा सा वो लोक है। और एक छीके के समान, जैसे ऊपर कड़ी पर पंखा लटकता है ना, वैसे क्या है, वो पुराने जमाने में छीका नहीं लटकता था जिसमें मक्खन वगैरह रखते थे, हांडी, वैसे छीके के समान ये लोक आप मानिए लटका हुआ है। कैसे लटका हुआ है, क्या है ये लोक? हम सब जानना चाहते हैं, है ना। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, बीच में ये मध्य लोक है, चांद सितारे सूरज, हम कहाँ हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, इन सब चीजों का वर्णन हम लोक में करेंगे। तो आइए थोड़ी सी स्क्रीन हम आपके साथ शेयर करते हैं।
तो लोक, ठीक है। अब ये लोक देखने में कैसा है, तो इस लोक का हम एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं एक रफ स्केच बना रही हूँ। इस प्रकार का होता है हमारा लोक। और इस लोक से, इस चिन्ह से, इस सिंबल से आप लोग सब वाकिफ हैं, आप लोग सब जानते हैं ये क्या है। सबके घरों के बाहर अगर आप किसी नॉन जैन को भी पूछेंगे ये क्या है, तो वो बता देगा कि ये कोई जैन सिंबल है ना। मगर ये वास्तव में क्या है, जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवान ने इस लोक को देखा, इस आलोक के मध्य में इस लोक को देखा, ये वही यथार्थ लोक का स्वरूप है, ठीक है। और ये वो लोक है जो इस संपूर्ण आकाश को दो भागों में विभाजित कर देता है। इसके भीतर भी आकाश है, इसके बाहर भी क्या है, अनंत आकाश है। और इस संपूर्ण आकाश को ये दो भागों में विभाजित कर देता है। बाहर का आकाश, क्योंकि ये लोक नहीं है, इसीलिए ये है आलोक आकाश। और भीतर का आकाश, ये जो भीतर का आकाश है, ये बाहर का आकाश। और भीतर का आकाश है लोकाकाश। लोक के अंदर का आकाश और लोक के बाहर का आकाश, स्पेस सब जगह है। आकाश ने हर स्थान को घेरा हुआ है। तो अलोक आकाश और लोकाकाश, दो भागों में आकाश को विभाजित कौन करता है, यही लोक, ठीक है। अब ये जो लोक है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये 14 रज्जू का ये लोक है। 14 रज्जू, 14 राजलोक या रज्जू लोक या 14 राजू का ये लोक है। अनेक प्रकार से वर्णन आता है आगमों में। ये 14 रज्जू का जो लोक है, ये क्या होता है 14 रज्जू, हम इसे भी जानेंगे। फिलहाल ये देखिए, ये शेप है और ये आकार है, ये आकृति है इस लोक की। और इस आकृति को आगों में कहा गया सुप्रतिष्ठक। सुप्रतिष्ठक, इस सुप्रतिष्ठक, इस लोक का आकार है। इस सुप्रतिष्ठक का मतलब क्या है, इसका मतलब है त्रिशराव संपुटाकार। त्रिशराव संपुटाकार, इसका अर्थ ये होता है कि मिट्टी का दिया या मिट्टी का सिकोरा अगर हम लें और उसे उल्टा रख दें, उसके बाद एक सिकोरे को हम सीधा रख दें और उसके बाद एक सिकोरे को हम फिर से उल्टा रख दें, तो जो आकृति हमें मिलती है उसे हम लोक कहते हैं। तीन सिकोरों को यदि उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा रखा जाए तो जो आकृति हमें मिलेगी उसे हम लोक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सुप्रतिष्ठक आकार,
त्रिशराव संपुटाकार, ये लोक की आकृति है जो सर्वज्ञ प्रभु ने, जो सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल दर्शन से, सभी सर्वज्ञ भगवानों ने अपने केवल दर्शन से देखी। ठीक है, अब ये जो लोक है जैसा हम बनाते हैं, ये तो क्या है, बिल्कुल पेपर पर हमने बना दिया, मगर ये ऐसे फ्लैट नहीं है। ये क्या है, इसकी लंबाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। सिर्फ लंबाई और सिर्फ ऊंचाई नहीं है, इसकी चौड़ाई भी है। चौड़ाई भी है का क्या अर्थ हुआ? चौड़ाई भी है का अर्थ हुआ कि ये लोक वास्तव में दिखने में ऐसा है। ये लोक का असली स्वरूप है, इसकी चौड़ाई भी है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल एक सॉलिड फिगर, 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर है ये लोक। लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई भी है। ये लंबाई, ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई। जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं वहां लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, ऊंचाई भी है उसकी, है ना? बिल्कुल उसी प्रकार ये लोक है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ठीक है, अब ये जो लोक है, मन में प्रश्न आता होगा कि ये लोक इस इतने बड़े आलोक में, ये लोक इस आकाश में टिका हुआ कैसा, कैसे है? तो ये लोक हवा के आधार से टिका हुआ है, हवा के आधार से। तो इसको मानना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे। आप सोचेंगे कैसे? हम तो हवा में कोई भी चीज फेंकते हैं वो वापस आकर नीचे गिर जाती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इत्यादि। चांद पर जाएंगे तो गिरते नहीं है, फ्लोट करते रहे हैं, वहां तैरते रहते हैं हवा में लोग, वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। लेकिन हवा में मेन बात यह है कि ये लोग हवा के आधार पर टिका हुआ है और हवा जैसा हम समझते हैं वैसी नहीं है। बहुत ताकत है हवा में, बहुत ताकत है। एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एयर प्रेशर, हवा के दबाव में इतनी शक्ति होती है कि आप अगर एक ग्लास लें और उस ग्लास के अंदर एक कपड़े को भर दें, ऐसे ठूस कर आपने कपड़े को भर दिया और उसके बाद उस ग्लास को उल्टा करके पूरे फोर्स के साथ में एक पानी से लबालब भरा हुआ टब है और उस पानी से लबालब भरे हुए टब में आप इस ग्लास को, जिसके अंदर ये कपड़ा है, इसको फुल फोर्स से आप इसको दबा करके बिल्कुल टब के नीचे तक, बिल्कुल यहाँ तक आप ले जाइए पूरे फोर्स के साथ में। तो उस हवा का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि आप कुछ सेकंड्स के बाद में अपने को हाथ को हटा के झटके से उस ग्लास को बाहर निकाल लीजिए, वो कपड़ा जो है वो ऐसे का ऐसे सूखा निकल जाएगा। ये एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो साइंस में करते हैं एयर प्रेशर को देखने के लिए। तो हवा में इतना फैब्युलस दबाव है, इतना फैंटास्टिक दबाव है कि ये उस पानी को, अगर उसका प्रेशर ज्यादा हो तो ये उस पानी को भीतर घुसने ही नहीं देता। इतने एयर के प्रेशर में ताकत है। आप देखिए कि जो ट्रकें चलती है, बड़ी बड़ी ट्रकें चलती है, उन ट्रकों के ऊपर कितना हजारों टन सामान लदा हुआ होता है और वो चलती किसके ऊपर है? वो भार कौन खींच रहा है? वो टायर, और उस टायर के अंदर की, ठीक है इंजन चला रहा है उसको, लेकिन उसको सहन कौन कर रहा है? उसको वहन कौन कर रहा है? उन्हीं टायरों में भरी हुई हवा। कितनी हवा? कुछ आउंस हवा और हजारों टन का भार वो जो हवा है वो वहन कर लेती है, वो सहन कर लेती है। इतनी ताकत है इस हवा में जो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो ऐसी ही हवा के आधार पर टिका हुआ है ये लोक। ठीक है, तो देखिए ये इस लोक का एक 3D पिक्चर है, 3D चित्र है। ऐसा है ये लोक। हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ ये सामने का, ये हम जब बनाते हैं ना तो हम सिर्फ ये सामने वाला ये बनाते हैं,
पर वास्तव में क्या है? जैसे एक कोई एप्पल है वो 3D है, कोई संतरा 3D है, कोई मकान 3D है। 3D यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें जब होती है उसे हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशन वाला। लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, ऐसा होता है ये। ठीक है। और ये 14 रज्जु जितना इसका प्रमाण है, ये रज्जु क्या होता है इसको भी हम जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टिका हुआ कैसे है। ये टिका हुआ है हवा के आधार से। ठीक है। अब ये कैसे हवा के आधार से टिका हुआ है, तो एक बार हम इस चौड़ाई को सिर्फ समझने के लिए एक बार हम सिर्फ फ्लैट फिगर बनाते हैं। ठीक है। ये रहा हमारा लोक। ठीक है। तो हमने कहा कि ये हवा के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल जहां पर लोक की शुरुआत है, वहां पर 3 हवा की परतें हैं। ये एक हवा की परत है, दूसरी हवा की परत है, और तीसरी एक और हवा की परत है। ठीक है। इन 3 हवा की परतों के आधार पर ये लोक, ये संपूर्ण लोक टिका हुआ है। ठीक है। अब ये 3 हवा की परतें, ये कौन सी हवा की परतें हैं? तो सबसे अंदर वाली ये जो परत है, इसका नाम है घनो दधि वात वलय। इन 3 हवा की परतों को हम कहते हैं वात वलय। वात का मतलब होता है वायु, वायु मतलब हवा, और वलय का मतलब होता है घेरा। तो इन 3 वायु के घेरे, ये घेरे इस लोक के बिल्कुल कॉर्नर में, बिल्कुल एज में, जहां ये लोक शुरू होता है, वहां ये 3 हवा के घेरे हैं जिसके आधार पर ये लोक टिका हुआ है। और सबसे भीतरी जो ये घेरा है, इसका नाम है, ये भीतरी घेरा जो है इसका नाम है घनोदधि वात वलय। ठीक है। घनोदधि वात वलय क्या है? ये घनोदधि, घनोदधि का मतलब है घना, घना यानी बहुत डेंस, बहुत गाढ़ा। और दधि का मतलब क्या होता है? दधि का मतलब समुद्र होता है, यानी पानी, यानी पानी से भरा हुआ। है ना, जब आपने देखा होगा कि वातावरण जब पानी से भरा होता है तो क्या होता है, बड़ा चिपचिपा सा फील होता है ना। आज तो बहुत मौसम वैसा है, चिपचिपा है। कलकत्ता, आसाम इत्यादि जगह जहाँ बहुत बारिश होती है, वहां ऐसी फीलिंग आती है, ड्राई देशों में इतनी नहीं आती है। तो घनो दधि वात वलय, एक ऐसा घेरा जो बहुत घना, भारी, जलयुक्त वात वलय है। ठीक है। और ये जो घनोदधि वात वलय है, इसका जो रंग है वो गाय के मूत्र के समान बताया गया। इस घनोदधि वात वलय का जो कलर है, ये गाय के मूत्र के समान इसका रंग बताया गया। ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल भीतर वाला घनोदधि वात वलय। ठीक है। इसके बाद में आगे आ जाता है नेक्स्ट, ये अगला, ये कौन सा है? ये है घन वात वलय। इसके बाहर वाला घेरा घन वात वलय। ठीक है। ये उससे उतना भारी नहीं है, उससे कुछ हल्का है। और इसका रंग कैसा है? इसका रंग बताया गया मूंग के समान, मूंग के समान इसका रंग है। ठीक है। तो आप समझिए, मूंग के समान इसका रंग है। ये घनवात वलय। और इसके बाहर है तनुवात वलय। ये क्या है? सबसे बाहरी घेरा तनुवात वलय। तनुवात वलय यानी हल्का, ये बहुत
गाढ़ा, बहुत भारी, बहुत गहरा जो है ये वातवलय नहीं है, और ये अनेक रंगों वाला वातवलय है। ठीक है, तो ये तीन हवा के घेरे, ये तीन हवा के घेरे जिसमें संपूर्ण लोक समाया हुआ है, और ये संपूर्ण लोक इन्हीं तीन हवा के घेरों के आधार पर ही टिका हुआ है। तो ये जो लोक है, ये जो लोक है, ये किसके आधार पर टिका है? ये घनोदधि वात वलय के आधार पर टिका हुआ है। इस घनोदधि वात वलय के आधार पर टिका हुआ। और ये घनोदधि वात वलय, ये किसके आधार पर टिका हुआ है? ये इस घन वात वलय के आधार पर टिका हुआ है। इस घन वात वलय के आधार पर टिका हुआ। और ये घन वात वलय, ये किसके आधार पर टिका हुआ है? ये इस तनुवात वलय के आधार पर टिका हुआ है। और ये तनुवात वलय किसके आधार पर टिका हुआ है? ये इस आकाश के आधार पर टिका हुआ है। और ये आकाश किसके आधार पर टिका हुआ है? ये आकाश स्वयं अपने आप के आधार पर टिका हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आधार पर टिका हुआ है। इसे हम कहते हैं लोक। और लोक कैसे टिका हुआ है? लोक टिका है घनवात वलय के आधार पर। घनवात वलय वलय किसके आधार पर टिका हुआ है? घनोदधिवात वलय मिच्छामि दुक्कडम, घनोदधिवात वलय के आधार पर। घनोदधिवात वलय घनवात वलय के आधार पर, वो तनुवात वलय के आधार पर, और तनुवात वलय आकाश के आधार पर। आकाश अपने खुद के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया लोक कैसे टिका हुआ है। अब ये जो लोक है ये कितना बड़ा है, हमने कह तो दिया। इस अनंत आकाश में ये सिर्फ एक रजकण के समान, इतना छोटा कि एक इतने बड़े हॉल में कहीं पर एक छोटा सा मिट्टी का दाना हो, वो हमें नजर भी नहीं आएगा, इतना सा वर्चस्व है। लेकिन वास्तव में हम अपनी अपेक्षा से देखें तो ये लोक बड़ा है, विशाल है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? ये 14 रज्जू प्रमाण वाला लोक है। आप कहेंगे ये 14 रज्जू क्या है? 14 रज्जू, वैसे आपको ये पूरा याद करने की या जानने की आवश्यकता है, सच नहीं है। पर आप ये जान लीजिए कि ये जो 14 रज्जू है, ये 14 रज्जू किससे बना है? ये असंख्य योजन से बना है। असंख्य योजन, असंख्य योजन से एक ही 14 रज्जू बना है। एक 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 करके 14 रज्जुओं से, और हर एक रज्जू जो है वो असंख्य योजन से बना हुआ है। एक रज्जू असंख्य योजन से बना हुआ है। अब आप कहेंगे हमें तो ये भी नहीं पता ये योजन क्या है। तो ये जो एक योजन है ये किससे बना हुआ है? ये 2000 कोश या 2000 कोस से बना हुआ है। ये प्रमाण योजन है। वैसे व्यवहार योजन का भी उल्लेख आता है, जहाँ 4 कोस का एक योजन। ठीक है, हम जो यहाँ काउंटिंग नापते तोलते हैं कि कितना बड़े, कितनी बड़ी कोई मछली हो सकती है, कितना कितने बड़ा वनस्पति काय हो सकता है, वहां व्यवहार योजन को हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब प्रमाण योजन, जब लोक प्रमाण योजन की हम बात करते हैं तो 2000 कोश का एक योजन होता है। अब ये कोश क्या होता है? कोश की तो आजकल कोई काउंटिंग होती नहीं है। तो एक कोस या एक कोश जो होता है वो करीब करीब 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना, करीब करीब 3 किलोमीटर का होता है। इसका मतलब एक योजन कितना बड़ा हो गया? एक योजन हो गया 3 गुना 2000, यानी 6000 किलोमीटर, करीब करीब, करीब करीब इतना एक योजन हो गया। और ऐसे असंख्य योजन, ऐसे असंख्य 6000 किलोमीटर करीब करीब, असंख्य, असंख्य का क्या हो गया मतलब? हमारी तो काउंटिंग से ही बाहर। ऐसे असंख्य योजन का एक रज्जू, और ऐसे 14 रज्जुओं का ये लोक। ठीक है,
तो ये हो गया 14 रज्जुओं का ये लोक। ठीक है, ये 14 रज्जु का लोक हो गया। ठीक है, सो ये हुआ हमारा लोक। अब इस लोक के बीचों बीच में आप देखेंगे ये क्या चीज ये जो चल रही है बिल्कुल बीचों बीच में, ये क्या चीज है ना? जैसे आप मानिए आपने एक ग्लास लिया और उस ग्लास के अंदर कुछ भी, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी ड्रिंक रखी हुई है, कोक, थम्स अप, जूस वगैरह कुछ भी, और आप एक स्ट्रॉ को लेते हैं, वो जो पाइप होते हैं ना जिससे पीते हैं, सक करके पीते हैं, वो जो एक स्ट्रॉ है वो आपने लिया, उस पाइप को आपने लिया और बिल्कुल उस ग्लास के बीचों बीच में, है ना, आपने खड़ा कर दिया। पानी के उसके बीचों बीच में आपने उसको, स्ट्रॉ को खड़ा कर दिया अपनी उंगली के सहारे से, ऐसे, है ना, ये बीचों बीच में आपने इसको खड़ा कर दिया। ठीक है, आप सोच पा रहे हैं ना कैसे? एक ग्लास है, उसके बीचों बीच में आपने उस स्ट्रॉ को खड़ा कर दिया। बिल्कुल वैसे ही ये बीचों बीच में यहाँ पर ये त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी, त्रस नाड़। और ये जो त्रस नाड़ी है, ये क्या है? यहाँ पर त्रस का एक जीव रहते हैं। हम विश्लेषण समझेंगे देवताओं का, नारकियों का, और हमारे जैसे मनुष्यों का, हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट, मच्छर, मक्खी, चींटी, सीप, गिंडोला, जूं, लीक, छोटे से छोटी लट, छोटी से छोटी लट, ये सब त्रस का एक जीव है। और ये सारे जीव, ये सिर्फ इतने बड़े लोक में सिर्फ और सिर्फ इस त्रस नाड़ी में रहते। सब, सभी नरक के जीव, सारे नारकी, सभी स्वर्ग के जीव, हम मनुष्य, ये तिर्यंच, जितने भी जो हमें दिखते हैं सामने, पृथ्वी का आपका ही नहीं, बाकी जितने भी त्रस का एक जीव है, हिलने डुलने वाले, ये सब इसी त्रस नाड़ी में रहते। इसके अलावा इस त्रस नाड़ी में और कौन रहता है? स्थावर जीव। स्थावर जीव और त्रस का एक जीव में फर्क क्या है? त्रस का एक जीव वो जीव है जो अपनी आत्मरक्षा के लिए, जो कुछ पाने के लिए, जो जीते रहने के लिए अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं। अपनी इच्छा से जो जीव हलन चलन कर सकते हैं, ऐसे जीव त्रस का एक जीव कहलाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के पांव अगर नहीं है या टूटे हुए तो अब वो त्रस्कायिक जीव नहीं रहा, वो स्थावर कायिक हो गया क्योंकि अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर पाए। नहीं, वो त्रस्कायिक जीव ही है। ठीक है, तो ऐसे जीव, ऐसी जीव योनि में जो जीव पैदा होते हैं, जो अपनी इच्छा से आत्मरक्षा के लिए और अन्य क्रियाओं के लिए अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं। द्वेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव त्रस का एक जीव है। एक सीप, शंख, एक लट से लेकर के और हमारे जैसे मनुष्य, फिर देवता, नारक, ये सब त्रस का एक जीव है। और स्थावर का एक जीव कौन से हैं? पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, वनस्पति काय और अग्नि काय। तो ये जो जीव हैं, ये क्या है? ये स्थावर काय है क्योंकि अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं। ये भी इस त्रस नाड़ी में रहते हैं हमारे अलावा, मगर ये केवल यहाँ नहीं रहते, ये इसके बाहर भी इस पूरे लोक में व्याप्त है, इस संपूर्ण लोक में व्याप्त है। त्रस नाड़ी के अंदर भी है और त्रस नाड़ी के बाहर भी इनका वर्चस्व है। एकेंद्रिय जीव, स्थावर जीव, ये कहाँ है? त्रस नाड़ी के अंदर भी और त्रस नाड़ी के बाहर भी। और त्रस नाड़ी के अंदर कौन है? केवल, केवल अंदर कौन है? केवल है द्वेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव। और एकेंद्रिय कहाँ है? भीतर भी है, बाहर भी। तो ये जो लोक है, ये 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, अपर लोक, लोअर लोक,
एंड मिडिल लोक, ऊर्ध्वलोक, नीचे का अधोलोक और मध्यलोक। ठीक है, 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड है। और कैसे पता चलता है कौन सा मध्यलोक है, कौन सा ऊर्ध्वलोक है, कौन सा अधोलोक है, कैसे पता चलता है? तो बिल्कुल भी यहाँ मध्यलोक में बीचों बीच में यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। ठीक है, सुमेरु पर्वत। अब ये पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही बड़ा मध्यलोक है, उतनी ही ऊंचाई मध्यलोक की, उतनी ही ऊंचाई मध्यलोक की है। और इसके ठीक ऊपर जो है वो ऊर्ध्वलोक और इसके ठीक नीचे जो है वो अधोलोक। ठीक है, और कितने ऊपर से? इस सुमेरु पर्वत के ऊपर एक हमारे जैसे इंसान का एक बाल होता है ना, उसको ऐसे एक बाल, सोया हुआ बाल, ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ बाल, सिर्फ उतनी एक बाल की दूरी के ऊपर से जो है ये सुमेरु पर्वत के ऊपर से ये ऊर्ध्वलोक जो है वो शुरू हो जाता है। बस ठीक वहीं से, है ना, केवल इतना ही गैप है उस मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में। तो ये सुमेरु पर्वत क्या करता है, ये जितना ऊंचा है उतना मध्यलोक, इसके ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक और इसके नीचे का हिस्सा अधोलोक, और बीचों बीच में है ये सुमेरु पर्वत। और फिर आप जैसे देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे स्वर्ग के लोक हैं, ऊपर सिद्ध हैं, और नीचे क्या है ये देखिए, ये नारकियां हैं, है ना, जहाँ नरक के जीव रहते हैं। अन्य कई प्रकार के देवताओं का निवास कहाँ कहाँ है, ये नरक की भूमियां कैसी है, कौन कौन है यहाँ पर, ये मध्यलोक कैसे हैं, ये चांद सितारे कहाँ कहाँ हैं, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे कल। तो आज हम वापस लौट कर आते हैं आपके पास, स्क्रीन शेयरिंग क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार अनम्यूट करने का ऑन कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, आप या ये तो जो हाथ उठा लीजिए या एक एक करके आप तनुवात तनुवात वाले आप बताए थे, ये कौन सा रंग का है? ये बहुत सारे रंगों वाला होता है, अनेक रंगों वाला होता है तनुवात वाले। ठीक, और कोई सवाल? आज धन्यवाद। तो हमने शुरुआत ही की है, बिल्कुल, है ना? हाँ, संस्कृति से मेरा एक प्रश्न था कि जी। जैसे हमारी जो कृष्ण नाड़ी जो बनी हुई है, वो जी। ये जो वात आपने तीनों जो वात बताए ना, घनोदधि, घनोवात और तनुवात, हाँ उन वायु के वात के बाद में कृष्ण नाड़ी शुरू होती है ना? जी, वहां से त्रस नाड़ी शुरू होती है, क्योंकि जो त्रस का एक जीव है वो वात वलय में तो रहते नहीं है ना, वो तो वात वलय के बाद ही रहते हैं। तो त्रस नाड़ी ऐसी कोई दीवार थोड़ी बनी है, कोई सीमेंट गारे की दीवार तो बनी नहीं है, ये सिर्फ वो क्षेत्र है जहां पर की जो है वो रहते हैं त्रस का एक जीव। तो उस क्षेत्र को, वो क्षेत्र कैसा है, वो इस प्रकार का क्षेत्र है जिसका नाम हमने त्रस नाड़ी दे दिया। ठीक है ना? तो ये इधर से उधर नहीं जा सकते क्या? नहीं, इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन अगर वापस एक इंद्रिय बनने की इच्छा हो तो है ना, और कोई तरीका नहीं है जाने का इधर से उधर। त्रस जीव खाली त्रस नाड़ी में ही रहते हैं क्या? त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में रहते हैं, सारे नरक के जीव, सारे देवता, हमारे जैसे मनुष्य, और मनुष्य से जो सूक्ष्म मनुष्य होते हैं वो भी, क्योंकि जहां मनुष्य होगा वहीं पर ही सूक्ष्म मनुष्य भी उत्पन्न होंगे, है ना, जो समूर्ख मनुष्य है वो, और जितने भी जानवर हैं, मैं बता रही हूँ ना, सीप, संख, शंख, लट से लेकर के और बड़े बड़े जानवर तक, सब केवल इस त्रस नाड़ी में। पूरे लोक में नहीं रहते हैं? किस में नहीं रहते हैं? पूरे लोक में नहीं रहते त्रस जीव? नहीं, पूरे लोक में नहीं रहते हैं। पूरे लोक में कौन रहते हैं? यही एकेंद्रिय स्थावर काय के जीव, ये पूरे लोक में रहते हैं।
त्रस नाड़ी के बाहर जो एकेंद्रीय जीव है वो व्यवहार राशि के हैं कि अव्यवहार राशि के? व्यवहार राशि के जीव भी हैं, व्यवहार राशि के जीव भी हैं। तो फिर जब मनुष्य केवली लोग तो रस जीव हाँ। लोग तो बहुत छोटा हो गया। देखिए, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जो जीव हैं उनमें डिफरेंस समझिए कि व्यवहार राशि के जो जीव है ना वो हमारी हिंसा के और हमारी आंखों का विषय होते हैं, हो सकते हैं। हम अगर किसी बहुत सूक्ष्म हो तो भी हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से, एक पानी की बूंद होती है उसमें असंख्य जल के जीव होते हैं, लेकिन फिर भी वो समूह रूप में हमें दिखते हैं, तो वो व्यवहार राशि के जीव। मगर अव्यवहार राशि के जो जीव होते हैं उनके जो शरीर होते हैं वो ना हमारी हिंसा का विषय होते हैं वो जीव, और ना उनका शरीर हमारी आंखों का विषय होता है। ठीक है, मगर हाँ फैले हुए जरूर है। ठीक है, तो फिर संस्कृति केवली एक- समुद्घात में जब मतलब असंख्य प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, वो फिर कैसे होते हैं? तो वो तो प्रदेश फैल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, खाली प्रदेश मतलब। हाँ, आत्मा प्रदेश तो फैल सकते हैं ना, आत्मा प्रदेश में तो बड़ी कैपेसिटी है। एक छोटे से अव्यवहार राशि के शरीर में भी आ सकते हैं। एक आप समझिए जमीकंद में जो निगोद के जीव है उसमें एक शरीर में कितने अनंत का एक जीव रहते हैं, अनंत जीव रहते हैं, है ना। तो इतने से शरीर में भी वो कितने छोटे हो सकते हैं आप सोचिए, और इतने बड़े हो जाते हैं कि संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। तो ये तो प्रदेशों की बात है। ठीक है ना। संस्कृति त्रस के नाड़ी बाद की में लंबाई चौड़ाई भी होती है क्या? किसकी त्रस लंबाई ना- चौड़ाई? त्रस नाड़ी की हाँ, बिल्कुल होती है, त्रस नाड़ी की लंबाई चौड़ाई सब होती है। तो ये जो लोग हमने आज देखा है 14 रज्जू वाला, अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसके बाहर क्या है, भीतर क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई कहाँ कहाँ कितनी है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे तुमने बताया तीनों कितनी है वाद त्रस के का। बाद में, तीनों जी वाद जी, के बाद से त्रस नाड़ी शुरू होती है, तो इसका लंबाई का नाप कैसे, कहाँ से पता लंबाई चलेगा? का नाप लंबाई का नाप भी बताऊंगी। तो हम अच्छा अगली ठीक है, क्लास में थैंक इसकी लंबाई चौड़ाई सारी हम यू। कल चर्चा करेंगे हम इस सब के ऊपर। ठीक है, और उसके हाँ बाद में आप लोग चुनिएगा कि स्वर्ग से नीचे नर्क की ओर जाना है या नर्क से स्वर्ग की ओर जाना है, किधर से किधर चर्चा करेंगे। जाएंगे। ये जो बात बोले है ये मतलब जी। लोक के चारों तरफ है या त्रस नाड़ी के चारों तरफ है? लोक के चार, लोक की बाउंड्री है ये, है ना, इसकी boundary है लोक ना? की बाउंड्री है। और जैसे ये मानिए एक बागान है, उस बागान के चारों तरफ आप फेंसिंग कर देते हैं, फेंस लगा देते हैं ना हम चारों तरफ, बाड़ नहीं लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ये जो लोक ऐसा बना हुआ है, इसी लोक की बाउंड्री है। इस बाउंड्री को हम वात वलय कहते हैं। और ये त्रस इसका त्रस नाड़ी नाड़ी के से, बीच में है। त्रस नाड़ी बिल्कुल बीचों बीच में, ओके। जैसे एक ग्लास है ना, तो वो ग्लास समझिए आप, एक पेपर ग्लास है, तो वो जो पेपर है ना उसको हम वात वलय कह रहे हैं, जिससे वो ग्लास बनी है ना, वो वात वलय, वो वात वलय, वो जो एज है उसका। और भीतर ही भीतर आप एक पाइप को खड़ा कर दीजिए बिल्कुल ऐसे, वो क्या हो गई, वो त्रस नाड़ी हो गई। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, कल्पना कर पा रहे हैं, है ना। थैंक हाँ, तो जी मतलब वात वलय जहाँ खत्म होता है उसके बाद आलोक चालू होता है फिर? बिल्कुल, वात वलय जहाँ समाप्त होता है वहीं पर आलोक की शुरुआत होती है। तो ठीक है मतलब ना। सारा जीव, मेनली सारे जीव तो सिर्फ त्रस नाड़ी में ही है, और वो एकेंद्रीय जीव नहीं खाली नहीं फैले नहीं हुए नहीं नहीं, ज्यादा एकेंद्रीय जीव जीव तो फैले त्रस हुए हैं। नाड़ी में नहीं है, ज्यादा जीव कहाँ त्रस नाड़ी में है। एकेंद्रिय की हाँ, अपेक्षा तो त्रस का एक जीव बहुत ही कम है, बहुत बड़ा। देखिए, अव्यवहार राशि के सामने व्यवहार राशि की कोई काउंटिंग ही नहीं, और उन व्यवहार राशि के जीवों में भी एकेंद्रीय जीव इतने हैं कि उनके सामने त्रस का एक जीव तो कुछ है ही नहीं। और उन त्रस का एक जीवों में भी पंचेंद्रिय जीव, मतलब नाम मात्र के, और उन पंचेंद्रिय जीवों में भी मनुष्य, मन वाले मनुष्य। अब आप सोचिए, तो मैक्सिमम जीव त्रस नाड़ी में नहीं है, मिनिमम जीव है त्रस नाड़ी में तो। फिर तो हम फालतू में कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई। बिल्कुल सही, हम तो क्या कुएं के मेंढक बने हुए हैं, तो हम यही कह रहे हैं हमारे कुएं की पॉपुलेशन बढ़ गई, सही है बात है। जय जिनेन्द्र, ठीक है? जैसे मेरू पर्वत जी सेंटर में है तो जी फिर मनुष्य लोक उसके साइड में है, मेरू पर्वत के दोनों बिल्कुल, साइड। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। आप चाहें तो हम सबसे पहले मध्य लोक की चर्चा कर सकते हैं,
जहां हम हैं अभी। आप चाहें तो हम मनुष्य लोक की चर्चा, आप चाहें तो हम पहले नरक की कर सकते हैं, आप चाहें तो हम पहले स्वर्ग की कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम कल पहले हम लोक को नरक से नरक की तो स्टार्ट नहीं, करवाइए। या तो उधर लोग की या तो मध्य हम लोग। सबसे पहले असंख्य द्वीप समुद्र की चर्चा करेंगे। ठीक है, असंख्य द्वीप समुद्र जिसका हिस्सा हम खुद हैं। पहले हम अपने को जान ले, उसके बाद हम नरक और स्वर्ग को जानेंगे। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये लोक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसके अंदर क्या क्या है। वैसे आप लोगों ने द्रव्य तो किए ही है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये सिद्ध कहाँ रहते हैं, है ना। जीव जब सिद्ध हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, इन सबको हम बहुत आराम से समझ पाएंगे। फिर हम असंख्य द्वीप समुद्र की चर्चा करेंगे, उसको हम देखेंगे पिक्चर्स वगैरह में, बहुत बढ़िया लगेगा। उसके बाद हम आगे की चर्चा पर चलेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न आज के मेरु विषय में? सुमेरु तो एक ही चीज है ना, मेरु और सुमेरु दोनों देखिए, सेम ये भी एक अच्छी बात है, मेरु पर्वत एक नहीं है, एक से अधिक है। ठीक है, लेकिन ये जो बिल्कुल बीच वाला मेरु पर्वत है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी हम जब असंख्य द्वीप समुद्र करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने मेरु है और कितने महाविद्य क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर वाला जो मेरु है, इसे हम कहते हैं सुमेरु पर्वत। जी, आप मतलब बताइए। ये अभी जो बात कर रहे हैं वो सुमेरु पर्वत की बात कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सुमेरु पर्वत की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, राइट। तो चलिए हम कल फिर मिलते हैं 3 बजे, राइट। और ये रिकॉर्डिंग में भेज जरूर दूंगी, पर क्लास में यही फायदा है कि हम चर्चा भी कर पाते हैं। अब से रोज होगी क्या क्लास? रोज होगी क्लास? अभी फिलहाल रोज क्लास है फ्राइडे तक, 3 बजे से 4 बजे तक फ्राइडे तक। ठीक है ना, फिर मंडे से फ्राइडे, तो शनिवार रविवार क्लास नहीं है। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद। संस्कृति दी, सिस्टर ज्योत्सनी, आपने बहुत सुंदर तरह बताया और जिज्ञासा और बढ़ गई है इसके विषय में। तो ऐसे लगे जल्दी जल्दी क्लास हो और आप जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बहुत सिस्टर ज्योत्सनी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समृद्धि, मैंने अभी देखा मम्मी जी भी हैं ग्रुप में, जय जिनेन्द्र, सुनीता जी भी हैं, जय जिनेन्द्र। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन नीचे किया तो आप लोग नजर आ रहे हैं मुझे। क्लास का समय बहुत कम है। क्लास का समय कम है, 1 घंटे का समय रखा है हमने, बिकॉज मेरी मैथ की क्लासेस रहती है 4:15 हाँ, से। ये एक्चुअली संस्कृति दी कम से कम 1 घंटा का क्लास होनी चाहिए, ये कम से कम 3 to 4 होना चाहिए। करवा दीजिए ना। प्रश्न उत्तर होना चाहिए। वो स्वामी जी कभी कभी रात भर तत्व सिखाते थे ना, हम भी वैसा ही कर लेते हैं, फुल नाइट क्लास। रात को करवा दीजिए। ओके, चलिए तो हम कल मुलाकात करते हैं। ऑल राइट, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र संस्कृति। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, थैंक यू।